दो घटनाक्रम प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हुए जिसको अब तक पुलिस ट्रेस नहीं कर रही। मैं ये मांग भी करता हूँ केंद्र सरकार से, जो प्रतिनिधित्व हरियाणा का है, तो 2% की आबादी के प्रदेश को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जब 15 तारीख को खिलाड़ियों से मिलेंगे, हमारी मांग है कि एडिशनल फंड्स स्पोर्ट्स अपलिफ्टमेंट के लिए एलोकेट करें। हमारे देश के दो प्राथमिक दिवसों में से एक 15 अगस्त है। मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को अपनी ओर से, जननायक जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। और आपको शायद याद ना हो, मैं याद करा दूं कि मेरे से पहले मुआवजा जो था, कांग्रेस का शासन हो, बीजेपी का शासन हो, 2-2 साल में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के चेक्स दिए गए। क्या 4 साल 4 महीने विधानसभा में कोई एक सेशन था जब भूपेंद्र हुड्डा, अभय सिंह चौटाला, बलराज कुंडू, दुष्यंत के नाम बिना उठते थे कुर्सी से? रोहतक में आयोजित जन नायक जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में शिरकत करने पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला राज्यसभा के लिए अब एक और नए नाम सामने ले आए हैं। जब उनसे विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने की मांग को लेकर सवाल किया गया तो दुष्यंत चौटाला बोले कि विनेश फोगाट की उम्र अभी राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं हुई है, लेकिन सभी को मिलकर प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए कि अगर साक्षी मलिक की उम्र राज्यसभा के लिए पूरी है तो उसे या बजरंग पुनिया को राज्यसभा में भेजने पर विचार किया जाना चाहिए। यही नहीं, दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा व नायब सैनी पर भी जमकर कटाक्ष किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी झूठी घोषणाएं करने में लगे हुए हैं और जिन फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया गया है उनमें से कई फैसले तो हरियाणा में पैदा ही नहीं होती है। उन्होंने कहा कि नॉन स्टॉप हरियाणा के प्रचार पर मौजूदा सरकार कांग्रेस की तरह ही पैसा लगाने में जुटी हुई है। संगठन की बैठक थी और आगामी 45 दिन में कैसे हर घर तक पार्टी का प्रचार पहुंचाना है, विस्तार से उस विषय पर चर्चा भी हुई और एक बिंदु जो 4.5 साल में पार्टी ने कार्यरत होकर जनता के बीच में करवाए हैं वो भी रखे गए और उसके साथ आगे कैसे पार्टी की नीतियों को, गतिविधियों को घर घर तक पहुंचाना है, उसके लिए भी एक बुकलेट तैयार कर उन तक पहुंचाई जाएगी और उन कार्यों को आम जनता के बीच में समय अनुसार पहुंचाया जाएगा। आज करोड़ों रुपए हरियाणा प्रदेश के, जैसे भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा नंबर 1 पे लगाए थे, नॉन स्टॉप हरियाणा पे लगाए जा रहे हैं। नॉन स्टॉप अगर हरियाणा बना है पिछले 4 महीनों में तो अपराध में बना है और उससे प्रदेश की हालात निरंतर अव्यवस्थित होती जा रही है। कल भी 2 घटनाक्रम प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हुए जिसको अब तक पुलिस ट्रेस नहीं कर रही और ये हर रोज का अखबार का सुर्खियों का एक विषय बन चुका है, जहां नॉन स्टॉप क्राइम में हरियाणा प्राथमिक नंबर पर आते जा रहे हैं। मैं वहीं दूसरी ओर एक अभियान पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से चलाया जा रहा है और वो है हरियाणा हिसाब मांगे। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि जो 10 साल उनके शासन में भाई भतीजावाद रहा, क्षेत्रवाद रहा, किसानों की जमीन को लूटने का काम रहा, उसका हिसाब तो जनता को देने का काम करे। आज 63,000 एकड़ जमीन को 4-6 सेक्शन लगाकर प्राइवेट बिल्डरों को लाइसेंसिंग कर देने का काम जो भूपेंद्र हुड्डा ने किया, आज उसका ब्यौरा और हिसाब क्यों नहीं देते? जब नौकरी क्षेत्र में डिवाइड हो जाती थी, विकास क्षेत्र में डिवाइड हो जाता था, उसका हिसाब क्यों नहीं देते? जो भेदभाव हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र के साथ रहा, उसकी बात क्यों नहीं? हरियाणा हिसाब मांगता है। एक शायद आंध्र प्रदेश का खिलाड़ी है जो मेडल लेके आया है, महाराष्ट्र, उसको छोड़ के हॉकी टीम में हरियाणा का प्रतिनिधित्व रहा
और उसके साथ साथ सभी इंडिविजुअल और टीम मेडल जो और थे उसमें प्योर हरियाणा की कैपेबिलिटी भी दिखी और हरियाणा का खेल के प्रति लगाव भी रहा। और हमारी बहन विनेश फोगाट जो एक मेडल और लाती, सिल्वर या गोल्ड, उनका डिस्क्वालिफिकेशन मुझे लगता है देश के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। नहीं तो हमारा प्रतिनिधित्व 87% से ऊपर इस ओलंपिक्स में होता। मुझे उम्मीद है आज जो ओलंपिक एसोसिएशन की बॉडी है उसने सुनवाई करनी है और हम सब आशा रखते हैं कि उसके अंदर भारत के पक्ष में एक फैसला आएगा। मगर वही दूसरी ओर खेलो इंडिया के अंदर 2170 करोड़ के लगभग की पूरे देश में स्पोर्ट्स फंड्स की एलोकेशन थी। और हैरानी की बात है कि पूरे इंडियन टीम में 2 प्लेयर गुजरात के थे, पर उस गुजरात को 426 करोड़ रुपया अलॉट किया गया। वही इंडियन पूरी टीम का शायद 24 या 25 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के थे, जिसको केवल मात्र 66.59 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया। मैं ये मांग भी करता हूं केंद्र सरकार से, जो प्रतिनिधित्व हरियाणा का है और निरंतर एक नहीं पिछले 5 ओलंपिक्स के अंदर हमेशा खिलाड़ी संख्या में भी और मेडल संख्या में भी 33 से लेके और अब 83% तक हिस्सेदारी जिस प्रदेश ने साबित करी है, तो 2% की आबादी के प्रदेश को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जब 15 तारीख को खिलाड़ियों से मिलेंगे, हमारी मांग है कि एडिशनल फंड्स स्पोर्ट्स अपलिफ्टमेंट के लिए एलोकेट करें, जिससे हमारे खिलाड़ियों का उत्थान भी हो। कि क्या नारियल हरियाणा प्रदेश की उपज है जिसको हरियाणा सरकार ने एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है? क्या जूट 1 एकड़ में भी हरियाणा में लगाया जाता है? ऐसी 10 फसलें चुनी है जो हरियाणा की टोपोग्राफी से और वेदर से कभी मेल नहीं खाती। जैसे सर्दियों की दाल है, हमारे प्रदेश में आज तक एग्रीकल्चर विभाग भी कामयाब नहीं कर पाया, जबकि वो तो छोटे एरिया के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन करते। सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए मुख्यमंत्री ने 14 फसलों को अब 24 कर दी। और तो और पिछले दिनों में आड़तियों से मिला, उनकी मुख्यमंत्री से बैठक हुई, कहते जी हमारी आड़त बढ़ा दी, 45 से 55 कर दी। वो भी एक चुनावी ढकोसला है, क्योंकि इस सरकार का टेन्योर 27 अक्टूबर तक का है और अगले साल की जो प्रोक्योरमेंट होनी है पैडी की और बाजरे की, वो प्रोक्योरमेंट नवंबर में होनी। तो ये फैसला तो अगली सरकार का था। केवल मात्र चुनावी लॉलीपॉप देने का काम मुख्यमंत्री ने किसानों को भी और आड़तियों को भी करने का काम किया। साथ में मैं आपके माध्यम से एडवांस में ही कह दूं, हमारे देश के 2 प्राथमिक दिवसों में से एक 15 अगस्त है। मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को अपनी ओर से, जननायक जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से ही आग्रह करूंगा सभी युवा साथियों से कि अपने गांव के उन वीर योद्धाओं के जो हमने पिछले दिनों स्कूलों के नाम रखे, उनको मिलकर हम दोबारा रीपेंट कराए कि उनको और चमका पाए। उनकी याद में शिलाएं लगी है या 75 वर्ष पूर्ण होने पर गांव में उनके स्मारक बने थे, उनकी सफाई जरूर रखे। और सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे वीर योद्धा थे जिनने देश के आजादी में बलिदान देने का काम किया था, जहां शहरों में गांव में उनके स्टैच्यू हैं, चौक चौराहे हैं,
लगकर उनकी सफाई जरूर करने का काम करें कि हम पूरे सम्मान के साथ उन वीर योद्धाओं को याद रख पाए और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अपनी ओर से दे पाए। तो जितनी टोपोग्राफी और सब्जियां और जिस तरह का किसान उपज उगाता है, इतना तो मैं हरियाणा का जानता हूं कि उसके लिए क्या चीज कहाँ और कैसे करनी। और आपको शायद याद ना हो, मैं याद करा दूं कि मेरे से पहले मुआवजा जो था, कांग्रेस का शासन हो बीजेपी का शासन हो, 2-2 साल में 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के चेक्स दिए गए। अब तो 30 दिन के अंदर मिनिमम 15,000 रुपया, मैक्सिमम 15,000 रुपया प्रति एक एकड़ हमने गिरा, जो कि 7,000 रुपया था मेरे आने से पहले। और तो और जो किसान आड़ती के पीछे धक्के काटता था, उसकी पेमेंट भी 2 दिन में उसके खाते में दी। और इस बार मैं नहीं था, तो आप लोग मंडियों में गए होगे तो आपने देखा होगा 1.5 महीने तक बाजरे की, सरसों की पेमेंट इस बार नहीं आई। कि 7 जिले का एक पूरा जोन हरियाणा का किसी भी बैंकिंग कंपनी ने लेने से मना कर दिया। और जाने से पहले तक का मुझे याद है कि हमने कहा था ट्रस्ट मोड में सरकार ही अपनी इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी, शायद वो अब तक बन भी नहीं पाई। आप ये कह रहे हो कि उनने प्रोटेस्ट किया तब हुआ, बिल्कुल हर चीज सरकार के संज्ञान में नहीं आती, कई चीजें सरकार तक पहुंचानी भी पड़ती है। और अपने देशी में कहावत है, बिना रोए तो माँ भी चूची नहीं देती। आज के दिन जब चीज कोई हमारे संज्ञान में आती है तो उसी को सुधारेंगे। क्या विनेश को ये पता था सुबह उठेगी 100 किलो वजन बड़ा मिलेगा तो डिस्क्वालीफाई, 100 ग्राम वजन बड़ा मिलेगा डिस्क्वालीफाई हो जाए। और उस बहन का मैंने तो जो कोचिज से पूछा और पूछा कि उसने 6 बजे से जॉगिंग रनिंग स्कीपिंग कर दी, मगर किस्मत थी नहीं घट पाए। तो कई चीजें हमारे हाथ में, ओलावृष्टि और बाढ़ आनी। पिछले साल की आप मेरे बढ़ाई नहीं करते कभी कि जब 12 जिलों में बाढ़ आई तो देश के इतिहास में पहली बार था कि 1 महीने से पहले 12 जिलों का हमने मुआवजा पूरा भेजा। कभी किसी प्रेस के साथी ने ये पूछा है कि पहले जब 96 में बाढ़ आई थी कांग्रेस के शासन में, या फिर उसके बाद आई, तो कभी बाढ़ हरियाणा में घोषित हुई? पहली बार इतिहास में बाढ़ घोषित हुई तो मेरे कार्यकाल में। और नुकसान हुआ था, मैं ही अकेला था जो ट्रैक्टर लेके घुसा था और देख के आया था और पीड़ा समझते हुए। इंद्री बेल्ट के अंदर तो जब यमुना का सैंड आ गया था तो हमने स्पेशलाइज्ड पॉलिसी बनाई कि सिल्ट भी बिके और सिल्ट खाली हो उसका पैसा भी, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने बनाई थी कि पेड़ कटेगा तो आधा पेड़ किसान का आधा सरकार का, सिल्ट बिकेगी तो उसके अंदर 40% किसान की, 40 पंचायत की और 20% गवर्नमेंट की। पॉलिसी ड्राफ्ट करने वाले भी हम थे। 4.5 साल में मैंने हरियाणा के लिए बहुत अच्छे काम भी करे। रोड नेटवर्क जो है प्रदेश का, मैं ही देख रहा था 4.5 साल में, 4 साल में डेवलप्ड रोड नेटवर्क जो था वो 20,000 किलोमीटर का है। एक प्रदेश के एक जिले का नहीं, 22 के 22 जिले का। लिस्ट चाहिए, गांव वाइज, गांव टू गांव कनेक्शन जो रोड बनी है दे सकता हूं, पब्लिक में डाल सकता हूं। और अब भी जो सैनी साहब पत्थर लगा रहे हैं, ये 9,000 किलोमीटर की रीकारपेटिंग का भी इस साल का बजट के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मेरे शासन में है। मैं प्राउडली कहता हूं 4 लाख करोड़ की क्रॉप प्रोक्योरमेंट 4 साल में मैं कर पाया। मैं प्राउडली कह सकता हूं कि राशन डिपो में 33% हिस्सेदारी महिलाओं को मैं दिलवा पाया। और राशन डिपो और फेयर तरीके से चले, उसके अंदर मॉनिटरिंग बेटर हो, वो इक्विपमेंट हम सपोर्ट दे पाए, चोरी चकारी रोक पाए। अगर बात करो तो आपको एक फर्द लेने के लिए पटवारी जी के पास 7 से 15 दिन लग जाते थे, आज 2 मिनट के अंदर कंप्यूटर से निकल जाती और ट्रांसपेरेंसी के साथ सिर्फ 20 रुपए में निकलती। एक सुविधा नहीं, गांव के सीएचसी या शहर के सीएचसी के अंदर, अटल सेवा केंद्र के अंदर जब मैं आया था 250-252 फैसिलिटीज थी, आज के दिन वो 600 से ऊपर पहुंच चुकी। तो ये कहना मैंने रूरल का या अर्बन का, या जो मैंने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉइस बनकर दिखाया था, मैं 25 साल का था, 30 साल तक मैंने वो काम भी किया है और 31 से लेकर 36 तक मैं अब वाला काम भी कर रहा हूँ। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे को काम कैसे करना है। हाँ, उसमें लोग खुश भी होंगे, नाराज भी होंगे। जब आप सत्ता में होते हो,
नाराजगी ज्यादा होती है। विपक्ष में आपके खिलाफ बोलने का मुद्दा किसके पास है? क्या 4 साल 4 महीने विधानसभा में कोई एक सेशन था जब भूपेंद्र हुड्डा, अभय सिंह चौटाला, बलराज कुंडू, दुष्यंत के नाम बिना उठते थे कुर्सी से? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले भाई भतीजावाद, किसानों की भूमि छीनने और प्रदेश में अपनी सत्ता के दौरान भेदभाव करने पर जवाब देना चाहिए। दुष्यंत बोले कि वो 4.5 साल सत्ता में रहे और उन्होंने किसान के हित के लिए बहुत से काम किया, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में किसानों के साथ खड़ा न होकर उनसे बड़ी गलती हुई है, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। जेजेपी कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और बताया कि जननायक जनता पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। दुष्यंत उचारा से चुनाव लड़ेंगे, जहां से जनता ने उन्हें 48,000 वोटों से जितवाने का काम किया था।